ये हमेशा से ऐसे ही शुरू होता है। 4 लोग एक प्लेन में कुर्सी की पेटी बांधी और उड़ गए, जिसके बाद कुछ बहुत बुरा हुआ, पर उसके बाद क्या हुआ ये मुझे याद नहीं। 2 छोटे लड़के फटे हुए पैराशूट से एक प्लेन से नीचे गिरते हैं। वो प्लेन तबाह हो चुका है। उनमें से एक के सर पर चोट आई है और कुछ लोगों ने उन्हें ढूंढ लिया है और एक पर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है। तभी कोई जागता है और चिल्लाता है, एलेक्स। वार्डन भागी आती है कि क्या हुआ। उस लड़के का रूममेट बताता है कि वही हुआ जो हमेशा होता है। लड़का कहता है कि माफ करना, बस एक बुरा सपना देखा। उसका रूममेट पूछता है कि एलेक्स कौन है। लड़का पूछता है कि कौन। रूममेट बताता है कि तुमने एलेक्स को आवाज लगाई, कौन है एलेक्स। लड़का बताता है कि वो मेरा भाई है। तभी वार्डन उससे कहती है कि हम इस बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, तुम्हारा कोई भाई नहीं है। इस जगह का नाम है स्टेट होम फॉर फाउंडलिंग्स। यहाँ जो खोए हुए बच्चे पाए जाते हैं उन्हें रखा जाता है और ये जगह ठीक ही है। खुशकिस्मत हूँ जो यहाँ हूँ, ऐसा लोग कहते हैं मुझे। ऐसी ज्यादा जगह है नहीं जहाँ ऐसे बच्चों को ले जिन्हें मेरी जैसी दिक्कतें हों, पर मैं अपने आप को खुशकिस्मत फील नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक दिन किसी बुरे सपने से जागूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी और की जिंदगी जी रहा हूँ, जैसे मैं मर चुका हूँ और मुझे पता भी नहीं चला। अब मुझे नहीं पता कि मेरी पुरानी लाइफ नेब्रास्का के अनजान इलाके के झंडू लड़के से बेहतर है या बदतर होगी। काश मुझे पता होता कि मैं कहाँ से आया हूँ। तभी वो लड़का 2 छोटे बच्चों को पेपर से बने रॉकेट से खेलते हुए देखता है। उनमें से एक बच्चा दूसरे से कहता है कि ठीक है, ये एक हैच है, इसके बगल में हमें एक सीढ़ी बनानी होगी जिससे स्पेस वाले लोग इसमें जा सके। तभी वो लड़का कहता है कि एस्ट्रोनॉट्स। बच्चे पूछते हैं कि क्या। लड़का कहता है कि उन स्पेस वाले लोगों को एस्ट्रोनॉट्स कहते हैं। बच्चा कहता है कि तुझसे किसने पूछा अजीब लड़के। दूसरा बच्चा कहता है कि तू कोई स्पेस एलियन तो नहीं है, क्योंकि तेरी हरकतें तो ऐसी ही हैं। वो लड़का आगे बढ़ जाता है। कभी कभार मुझे कुछ चीजें याद आती है। एक परिवार गिरता हुआ, पर सब कहते हैं कि ये असली नहीं है। तभी वो लड़का आसमान की तरफ देखता है और कहता है कि शायद मैं हूँ स्पेस एलियन। तभी उसे उन बच्चों में से एक की आवाज आती है, ओए उसे वापस कर। 2 बुलीज उन बच्चों के पेपर रॉकेट को उठा के पूछते हैं कि ये तेरी गुड़िया का घर है। तभी दूर से आवाज आती है कि उसे वापस कर। ये आवाज उस लड़के की थी। ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये नहीं है, सिवाय इस बात के कि मेरा एक भाई था, चाहे इस बात पर कोई भरोसा करे या ना करे। उन बुलीज में से एक उस लड़के से कहता है कि लेकर दिखा दे। तभी उस लड़के का सर दर्द होता है और आसपास सब डार्क रेड हो जाता है। नहीं, अभी नहीं। वो लड़का गिरने लगता है। बुली को समझ नहीं आता कि क्या हुआ। तभी उनकी टीचर भागती हुई आती है और कहती है कि छोड़ो एक दूसरे को। बुली बताता है कि मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। उस लड़के को कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे जहाँ तक याद है मुझे ये सर दर्द हमेशा होते हैं। मैं इन्हें इग्नोर करता रहता हूँ, पर कभी कभार ऐसा लगता है जैसे मुझे बिजली का झटका लगा है। और अगली चीज जो मुझे याद आती है कि मैं हॉस्पिटल में उठता हूँ, ये सोचते हुए कि इस बार मैंने कितना वक्त खोया। आपको लग रहा होगा कि मुझे कभी ना कभी इसकी आदत लगी गई होगी, पर ऐसा नहीं है। कम से कम अभी के लिए तो सर दर्द जा चुका है। बहुत देर हो चुकी होगी। सभी जा चुके? नहीं, टीवी ऑन है अभी। तभी टीवी में से आवाज आती है कि हम मैनहट्टन से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जहां अभी कुछ मिनट पहले ही सब यहाँ पर हैं। यहाँ स्टाफ वाले भी हैं, जिसका मतलब कुछ बड़ा हुआ है, कुछ भयानक हुआ है, कोई जंग। तभी वो लड़का वहाँ दूसरे बच्चे से पूछता है कि क्या चल रहा है, पर जैसे ही वो टीवी की तरफ देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। 4 सुपर हीरो सामना कर रहे हैं एक शंख पकड़े आदमी का। आसपास बस तबाही है। एक किसी को बचा रहा है, दूसरा बॉम्ब लेकर भाग रहा है। उनमें से एक गायब होती हुई शंख छीन रही है और उनके कपड़ों पर लिखा है 4। लड़के की आंखें चमक उठती है और अगला शब्द उसके मुंह से निकलता है, वाओ। ये उन चीजों में से एक है जो आपकी जिंदगी को बांट देता है कि इससे पहले आपकी जिंदगी कैसी थी और इसके बाद आपकी जिंदगी कैसी हो गई। के सामने आते हैं फैंटास्टिक 4। पिछले हफ्ते हम में से किसी ने सुपर हीरो जैसा कुछ नहीं सुना था। अब सब फैंटास्टिक 4 के बारे में ही बात करते रहते हैं, पर ऐसा नहीं है कि हम में से किसी को वो कभी दिखेंगे भी। उन लोगों को हमारी इस जगह से क्या लेना देना। तभी उस लड़के से एक दूसरा बच्चा कहता है कि मुझे समझ नहीं आता कि तुझे इन फैंटास्टिक 4 की इतनी क्यों पड़ी है। वो बस कुछ अजीब से बेवकूफ हैं और कुछ नहीं। उन्हें कुछ बदलना नहीं चाहिए, पर कहीं ना कहीं उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। सिर्फ और सिर्फ इस दुनिया का हिस्सा रहते हुए उन्होंने पूरी दुनिया बदल दी। सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे अब और अकेला महसूस हो रहा है। ये लोग ऐसे बात करते हैं जैसे फैंटास्टिक 4 कोई मूवी के कैरेक्टर हैं, पर वो लोग असली में हैं। जो उनके साथ हुआ वो सब एक एक्सीडेंट था। 4 लोग एक प्लेन में कुर्सी की पेटी बांधी और उड़ गए, जिसके बाद कुछ बहुत बुरा हुआ। वो लोग कुछ भी कर सकते थे, वो वापस अपनी नॉर्मल लाइफ की तरफ जा सकते थे, पर उन्होंने ये किया, उन्होंने लोगों की मदद करी। इसका कुछ तो मतलब होगा। मेरे लिए इसका कुछ मतलब होना चाहिए। मैं चीजों की गहराई में घुस जाता हूँ। मैं एक चीज के पीछे लग गया, उससे दूर नहीं हो पाता, ये मैं जानता हूँ, पर ऐसा लग रहा है कि ये सब जरूर
जरूरी है, जैसे मुझे कुछ जाना पहचाना लगना चाहिए, कुछ ऐसा जो सबके साथ हो गया, जैसे एक सीक्रेट कोड। और अगर मैंने इस पता लगा लिया, जान लिया कि हर कड़ी का क्या मतलब है और वो कहाँ फिट होते हैं, तो मैं इसका मतलब ढूंढ लूंगा। जैसे मैंने अगर इस चीज को समझ लिया तो शायद दुनिया में बाकी चीजें भी मुझे समझ आने लगे। लड़के को फिर से सरदर्द होता है, शायद मैं खुद को भी समझ पाऊं। और फिर एक और सामने आया, फिर एक और, एंटमैन और स्पाइडरमैन, फिर आयरन मैन, फिर थॉर, सभी मॉन्स्टर से लड़ते हुए, लोगों की जिंदगियां बचाते हुए और बुरे लोगों को रोकते हुए। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने कहीं कोई चिराग को घिसा हो और ये सब निकल कर आ गए। पर ये ही क्यों? इनका क्या कनेक्शन है? तभी ह्यूमन टॉर्च टीवी पर बोलता हुआ दिखता है कि इन सभी शेप शिफ्टिंग एलियंस और माइंड कंट्रोल पावर्स वाले लोगों से निपटते हुए मुझे कहाँ टाइम मिलता है। लड़का सोचता है कि अभी ही क्यों, और जो सवाल मैं कोशिश करता हूँ कि उसके बारे में ज्यादा ना सोचूं, वो ये है कि ये लोग पहले कहाँ थे। लड़का लाइब्रेरी में जाता है कई सारी कॉमिक्स इशू करवाने। लाइब्रेरियन उसकी बुक्स देखकर बोलती है कि ऐसा लग रहा है कि कोई सुपर हीरोज का बहुत बड़ा फैन है। लड़का कहता है कि हाँ ऐसा है। लाइब्रेरियन बुक्स को स्टैम्प करते हुए पूछती है कि तुम्हारा फेवरेट कौन है? आयरन मैन। लड़का कहता है कि मिस्टर फैंटास्टिक, उनके साथ के सारे, पूरी फैंटास्टिक फोर। ये बहुत अजीब है, इन सब के बारे में बात करना। मुझे डर लगता है जैसे अगर किसी को पता चला कि ये सब मेरे लिए कितना मैटर करते हैं तो वो इन सबको गायब करने का कोई तरीका ना ढूंढ लें। लाइब्रेरियन एक फ्लायर निकालते हुए आगे पूछती है कि क्या तुम शनिवार को डॉक्टर रीड रिचर्ड्स को बोलते हुए देखना चाहोगे? लड़का पूछता है कि क्या यहाँ पे? लाइब्रेरियन लड़के को एग्रीकल्चरल फ्यूचरिज्म का फ्लायर पकड़ाते हुए बोलती है कि नए एग्टेक सेंटर में ये फ्री है और पब्लिक के लिए खुला है। हाँ, मैं यहाँ उनसे बात कर सकता हूँ। हेलो डॉक्टर रिचर्ड्स, आप मुझे नहीं जानते, मुझे याद नहीं कि मेरे पिता कैसे दिखते हैं, पर कभी कभार मुझे सपने आते हैं उनके जहाँ उनका चेहरा आपकी तरह दिखता है। ठीक है, मुझे उनसे बात नहीं करनी चाहिए, पर फिर भी मैं वहाँ जरूर जाऊंगा किसी तरह। अगर मैं स्कूल में बताऊं कि मैं लाइब्रेरी जा रहा हूँ तो मैं बस बदलकर डाउनटाउन जा सकता हूँ जहाँ से मैं यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा। वो वहाँ शायद एग्रीकल्चर या साइंस के बारे में ही बात करेंगे। तभी उस लड़के की टीचर बताती है कि उसे एक स्पेशलिस्ट से दिखाया जाएगा, वो स्पेशलिस्ट बेस्ट है। पर उस लड़के के दिमाग में एक ही चीज चल रही थी कि वो देखने जा रहा है रीड रिचर्ड्स को। स्पेशलिस्ट के यहाँ वेटिंग एरिया में वो लड़का टीवी पर रीड रिचर्ड्स को बात करते हुए सुन रहा था, जहाँ रीड किसी के सवाल का जवाब दे रहे हैं कि हम हैंडल कर पाते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये कई बार बहुत उथल पुथल से भरा होता है। कई चीजें ऐसी होती है जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं होगा, जैसे प्लैनेट एक्स। पर हम इतना कह सकते हैं कि अपने मन पर विश्वास करते हुए जो सही है वो करे और भरोसा रखे कि सब अच्छा ही होगा। तभी नर्स उस लड़के को बुलाती है। लड़के को सब लाल दिख रहा होता है, उसको एक चश्मा दिया गया है। अब वो कहता है कि ठीक है, मैं शायद अजीब दिख रहा हूँ, पर जिंदगी में पहली बार मुझे सरदर्द नहीं हो रहा और मैं जा रहा हूँ रीड रिचर्ड्स को देखने। सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल फ्यूचरिज्म, ये जगह देखने में ओमाहा की कम और मार्स पर किसी घर जैसी ज्यादा लग रही है। दुनिया सही में बदल रही है। पहले स्पीकर है डॉक्टर कॉर्बो, वो किसी तरह के एरोस्पेस इंजीनियर हैं। डॉक्टर कॉर्बो अपनी स्पीच में बताते हैं कि हमारे स्पेस प्रोग्राम में हमें मून या सन या मार्स के बारे में हमें सबसे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, बल्कि हमारे अपने अर्थ के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली है। लड़का ऑडियंस में बैठा सोचता है कि अगर कोई और दिन होता तो मैं इन सभी इन्फॉर्मेशन को लेकर एक्साइटेड रहता, पर आज मैं बस बेचैन हूँ। हालांकि अगले जो हैं उनकी बातों का क्या मतलब बनता है मुझे नहीं पता। टोनी स्टार्क ऑडियंस को हंसाते हुए बोलता है कि मुझे लगा था कि डी टैसलिंग सबसे अच्छा तरीका है जेंटलमैन्स क्लब से बैन होने का, और तब इसके बाद फाइनली वो पल आ गया था। डॉक्टर रीड रिचर्ड्स अपनी स्पीच शुरू करते हैं, जहां वो कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि आप सभी को क्वांटम फिजिक्स पसंद आएगी। मैं मजाक नहीं कर रहा, आपको क्वांटम फिजिक्स पसंद आनी चाहिए। यूनिवर्स इसी से बना है। आप में से जो लोग एग्रीकल्चर को जानते हैं उन्हें ये बेहतर पता होगा कि साइंस इंसानी जीवन से अलग नहीं हो सकता। हम प्लांटिंग साइकिल को बेहतर कैसे बनाएं, कीड़ों को फसल से दूर कैसे रखें, ऐसे सवाल हमें। तभी कुछ आवाज आती है। रीड अपनी पावर से अपनी मुंडी को ऊपर की तरफ खींचते हैं। तभी उन्हें दिखती है एक छोटी सी औरत एक बड़े से मैंटिस पर चढ़े हुए ऑडिटोरियम की छत चीरते हुए, जहां वो बोलती है कि वाह डॉक्टर रिचर्ड्स, मुझे दुख है कि आप कीट विज्ञान को कीड़ों के अलावा कुछ नहीं समझते। मुझे आपसे बेहतर की उम्मीद थी, पर आप बाकी सभी की तरह छोटी सोच वाले हैं जिन्होंने मेरे डिपार्टमेंट को छोड़ दिया। तुम इंसेक्टा को अपने माने हुए फ्यूचर से हटा रहे हो। तुम डॉक्टर लिंडा मैंटिडे को वो नहीं दे रहे जो उसका है। अब और नहीं, हम
हम हैं लीजन और हम तुम कीड़ों को तुम्हारे भयानक सपनों से भी ज्यादा दिखाएंगे। कई सारी सीलिंग जा चुकी थी। आधी भीड़ को तो अभी भी लग रहा था कि ये सब शो का हिस्सा है, ऐसा कुछ जो टीवी पर चल रहा हो। रीड रिचर्ड्स खुद को स्ट्रेच करते हुए बिल्डिंग खाली करने को कहते हैं। टोनी स्टार्क अपने आयरन मैन सूटकेस को लेकर भागता है और कहता है कि मेरे बॉडीगार्ड को बुलाओ। पर तब भी आपको लग रहा होगा कि ये कितना कूल है, सुपर हीरोज एक बड़े से कीड़े से लड़ रहे हैं, पर ऐसा नहीं था। ये बहुत भयानक था। उस लड़के के आसपास अफरा तफरी मची हुई थी। मिस्टर फैंटास्टिक ने खुद को लपेट रखा था उस बड़े से कीड़े से। लड़का ये देखकर सोचता है कि शायद ये थोड़ा कूल तो है। तभी ऑडिटोरियम के नीचे की जमीन टूटती है और लड़का कुछ लोगों के साथ नीचे गिर जाता है और फंस जाता है मलबे के अंदर। ये दिन ऐसा जाएगा ये मैंने नहीं सोचा था। हम शायद एक मंजिल के नीचे धंस चुके हैं। कौन जानता है कि हम किस पर टिके हैं और कितनी देर तक टिके रहेंगे। मुझे तो बाहर की लड़ाई भी बहुत मुश्किल से ही सुनाई दे रही है। शायद मैं थोड़ा ऊपर देखूं तो बाहर इंसेक्टा रीड से लड़ते हुए कहती है कि ओछे कायर बैठे हैं इस नीति समिति में। रीड माहौल को संभालते हुए बोलता है कि देखो डॉक्टर, हम साइंस के लोग होने के नाते मुझे लगता है कि हम इसका हल बातचीत से निकाल सकते हैं। बड़ा सा मैंटिस तेज है, पर ऐसा लग रहा है कि वो ऑफ बैलेंस है और शायद उसके ऊपर का हिस्सा बहुत हैवी है। मलबे में कोई पत्थर पर हाथ मारते हुए चिल्लाता है कि कोई हमारी मदद करो, हम यहाँ इसके अंदर हैं। उसके बगल में खड़ी औरत उसे समझाती है कि रुको, तुम ये सारा मलबा हम पर गिरा दोगे। लड़का बाहर देखता है कि आयरन मैन भी आ चुका है। आयरन मैन के आते ही अब ज्यादा लड़ाई बची नहीं। ये दोनों सुपर हीरोज एक टीम में है भी नहीं, पर तब भी वो मिलकर काम कर रहे हैं। तो अब इस मैंटिस की खैर नहीं। पर यहाँ अंदर मलबे में एक औरत अपनी बेटी को पकड़कर समझाती है कि चिंता नहीं, आराम से बैठो, कोई आएगा मदद के लिए। पर कैसे? किसी को नहीं पता कि हम यहाँ अंदर हैं। हमें तो ठीक से सायरन भी सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि वो हमें चिल्लाते हुए भी सुन सकते हैं। मलबे में कोई और पैनिक करता हुआ बोलता है कि हे भगवान, हम यहाँ मरने वाले हैं। तभी लड़के को दिखता है कांच का टुकड़ा। ये मेरा आज तक का सबसे बेकार आइडिया है। ये मलबा कभी भी नीचे गिर सकता है, किसी को कुछ नहीं पता। मलबे के अंदर जो भी रोशनी आ रही थी उसको लड़का कांच से रिफ्लेक्ट करवाने की कोशिश करता है। यहाँ सभी पैनिक कर रहे हैं और कोई मदद नहीं कर रहा। कुछ तो सोचना पड़ेगा। अगर लाइट अंदर आ सकती है तो लाइट बाहर भी जा सकती है, और अगर एंगल सही हुआ तो कोई ना कोई तो नोटिस जरूर करेगा, और कोई नोटिस करता है। जब तक वो पूरी तबाही ठीक हुई और हम बाहर आए, मिस्टर फैंटास्टिक और आयरन मैन जा चुके थे। काश मुझे उनसे बात करने का मौका मिल पाता। मुझे पहले तो कुछ नहीं पता था कि मैं उनसे क्या कहता, पर अब मैं उनसे पूछता कि उन्हें कैसा लगता है, वो फैसले कैसे लेते हैं, वो फैसले लेते हुए उन लड़ाइयों में घुसते हुए जिनके बारे में उन्हें पता नहीं है कि वो जीतेंगे कि नहीं। शायद मुझे जवाब पता है, पर ये जानकर अच्छा लगता कि मैं सही सोच रहा हूँ कि नहीं। ये फनी है। मुझे लगता था कि जो वो कर रहे हैं ये उनकी पावर्स की वजह से है, पर शायद ट्रिक ये जानना है कि क्या करना है। तैयार रहना। मेरा मतलब ये है कि मैं जानता हूँ कि मैं दुनिया को नहीं बचा सकता। मैं स्पेशल नहीं हूँ, ना ही मैं एक जीनियस हूँ, पर शायद मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। लड़का उस कांच को देख रहा होता है, सिर्फ लड़ाई करके नहीं बल्कि उन्हें जीत कर, उस बुरे समय के लिए तैयार रहकर। और ये समझना ही ऐसा लग रहा है जैसे मैं अंधेरे से निकल कर आया हूँ। तब लड़का लाइब्रेरी से और किताबें ढूंढने निकलता है। मेरे पूरे जीवन में मैं जितना जानता हूँ, मैं बस जो मेरे साथ हो रहा है वो फील कर रहा हूँ, बस गिर रहा हूँ, उस ट्रेन में अटका हुआ हूँ जो रुक नहीं रही, और मैं बस उसके क्रैश होने का इंतजार कर रहा हूँ, पर अब और नहीं। लड़का इमरजेंसी में लोगों के काम आने वाली किताबें लेकर लाइब्रेरियन के पास जाता है। लाइब्रेरियन उसकी चुनी हुई किताबों की तारीफ करती है। लड़का बताता है कि हाँ, मुझे पता नहीं कि कहाँ से शुरू करना है, सब कुछ बहुत स्पेसिफिक है। आप क्या पढ़ना चाहोगे अगर आपको जानना हो कि आपको क्या करना है? मेरा मतलब है कि चीजों को कैसे सोचे कि आपको पता हो कि किसी की इमरजेंसी में कैसे रिएक्ट करना है, मुसीबतों में, इन तरह की चीजों में। तब लाइब्रेरियन एक बुक निकालकर उस लड़के को देती है और कहती है कि अगर मुझे एक टैक्टिशियन यानी रणनीति बनाने वाले की तरह सोचना होता तो मैं यहाँ से शुरू करती। लड़का बुक का नाम पढ़ता है, द आर्ट ऑफ वॉर। मुझे लगा कि ये कोई बोरिंग बुक होगी मिलिट्री स्ट्रेटेजीज के ऊपर, लेकिन ये सिर्फ जंग के बारे में नहीं है, ये हर चीज के बारे में है। मैंने इसे पढ़ा, मैंने दोबारा पढ़ा और फिर लाइब्रेरी से इसे फिर से इशू करवाया 3 बार। मुझे पता है कि मैं फिर से किसी चीज में घुस चुका हूँ, पर इसका मतलब बन रहा है ऐसे जैसे आज तक किसी चीज का ना बना हो। मैं चाहता हूँ कि चीजें इतनी आसान हो जितनी इस बुक को लिखने वाले संजू बता रहे हैं। कुछ बुलीज लड़के को बुक पढ़ते हुए नोटिस करते हैं, पर चीजें इतनी सिंपल है नहीं। उन बुलीज में से एक लड़के की बुक लेता हुआ पूछता है कि ये क्या है? लड़का कहता है कि कुछ नहीं, इसे वापस दे। दूसरा बुली बुक हाथ में लेकर कहता है कि तुझे लगता है कि तू हमसे बेहतर है?
लड़का कहता है कि नहीं। पहला बुली बोलता है कि देख इसे, बिल्कुल ये ऐसा ही समझता है, अपने दुश्मनों के घमंड को बढ़ावा दो। लड़का बुली से कहता है कि प्लीज भाई, ये लाइब्रेरी की बुक है, मैं किसी पंगे में नहीं पढ़ना चाहता। उन्हें ऐसा सोचने पर मजबूर करो कि वो जीत चुके हैं और जब उनका ध्यान ना हो तो उन पर हमला कर दो। लड़का एक बुली पर अचानक अटैक कर देता है पर बुली तुरंत उसे उठाकर दूर फेंक देता है। लड़के के ग्लासेस उतरकर गिर जाते हैं। संजू ज्यादा काम नहीं आए। तभी लड़का बिना ग्लासेस के बुलीज की तरफ देखता है। मेरा सर दर्द ऐसा लग रहा था जैसे जब से मैंने ग्लासेस पहने हो तब से वो वापस आने का वेट कर रहे हैं, जैसे मेरा सर फटने वाला हो। आंखें जल रही हैं और तभी लड़के की आंखों से एक बीम निकलती है। लड़का तुरंत अपना चश्मा उठाता है। आसपास धुआं है। अभी क्या हुआ? ये सब मुझे घूर क्यों रहे हैं? ये डरे हुए हैं। तभी लड़का अपने चश्मे को पहनकर देखता है कि उसके आगे कई गड्ढे हैं। ये मैंने नहीं, ये मैंने किया क्या? मैं क्या हूँ? सोच मत, बस भाग। लड़का किताब लेकर रोड पर दौड़ रहा था। मैं जितनी दूर, जितनी तेज जा सकता था। लड़के ने एक गाड़ी से लिफ्ट मांगी। मैंने नहीं पूछा कि वो कहाँ जा रहे हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इतना बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ? मुझे लगा कि मैं उन हीरोज जैसा हो सकता हूँ और तभी मैंने जो किया, जिस तरह से वो सभी मेरी तरफ देख रहे थे जैसे मैं कुछ अजीब हूँ, एक मॉन्स्टर, वो जिनसे हीरोज लड़ते हैं। लड़का अपनी किताब की तरफ देखकर बोलता है कि ओ नहीं। गाड़ी चला रहा आदमी पूछता है कि बच्चे तुम ठीक हो? लड़का कहता है कि हाँ माफ करना, मैंने लाइब्रेरी की किताब भी चुरा ली। लड़का सड़क पर जाते हुए सोचता है कि मुझे कुछ सोचना होगा, कहाँ जाना है, क्या कोई मेरे पीछे है, किसी ने अभी तक पुलिस को फोन भी कर दिया होगा या शायद FBI को। संजू जरूर कहते कि ये फायदे वाली चीज है और मुझे इसका यूज करना चाहिए, पर मैं नहीं करूंगा। मैं वो चीज नहीं बनूंगा। मेरे ग्लासेस ने इसे रोक रखा है पर वो रुका नहीं है। मुझे ये हर बार अपनी आंखें खोलने पर महसूस होता है जैसे वो मेरे सर को अंदर से बाहर खींच रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या मैं इसे हमेशा बंद रख सकता हूँ। तभी लड़के को कुछ गिरने की आवाज आती है। मैं बिना सोचे दौड़ा। किसी तरह का इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हुआ है। ऊपर AC यूनिट बस कुछ धागों पर टिका है और बाकी रिग नीचे गिर चुका है और वहाँ काम करने वाले उस रिग में फंसे हुए हैं। हे भगवान! वहाँ रिग में फंसे लोगों में से एक बोलता है कि हम दबने वाले हैं। आसपास खड़े लोगों की नजर वहीं होती है। कुछ बोलते हैं कि ये देखा नहीं जाएगा और कुछ बोलते हैं कि नजर दूर भी नहीं कर पा रहे। कोई तरीका तो होगा। लड़का अपने चश्मे को पकड़ता है। नहीं, वो AC यूनिट की तरफ देखता है। अगर मैंने ऐसा किया, अगर किसी ने देख लिया, काम करने वाले रिग में फंसे हुए हैं, कोई और रास्ता जरूर होगा, पर कोई रास्ता नहीं है। उन आदमियों के परिवार होंगे, बच्चे होंगे। लड़का अपना चश्मा उतारता है। मैं कोई मॉन्स्टर नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ। AC यूनिट का धागा टूट जाता है। समझ, तू चाहता था कि तू कोई फर्क लेकर आए, तू चाहता था कि तू कुछ करे। चश्मा हट चुका है। मैंने अपनी आंखें खोली और हमें किसी कॉम चैनल की आवाज आती है। ये किसी तरह से सफाई से नहीं होने वाला साइक्लॉप्स, तुम्हें ये पता है? ये आवाज केबल की थी। वहीं उसे मॉनिटर पर देखते हुए एक्समैन का फील्ड लीडर कहता है कि ये कभी सफाई से नहीं होने वाला था। केबल, अपने लोगों को बोलो कि शांति से और सिंपल तरीके से काम करे, कोई जानलेवा हमला नहीं। ध्यान रहे, हम अच्छे लोग हैं यहाँ। केबल कहता है कि समझ गया। तभी साइक्लॉप्स डॉक्टर कॉर्बो से कहते हैं कि कॉर्बो, आपके स्टार कोर पर क्या रीडिंग आ रही है? कॉर्बो कहते हैं कि ये अच्छा नहीं है, हम फील्ड की मजबूती खो रहे हैं। साइक्लॉप्स तब दूसरे मॉनिटर पर अपने भाई एलेक्स से पूछता है कि क्या पोलारिस उस फील्ड को उतनी देर तक बनाए रख सकता है कि फॉर्ज उस जनरेटर को अलग कर दे? एलेक्स कहता है कि मैं देखता हूँ। तब साइक्लॉप्स सबसे पूछता है कि ठीक है, तो सब क्लियर हो कि कैसे क्या करना है? उसके पीछे खड़ी साइलॉक बोलती है कि बिल्कुल बॉस, जिस पर साइक्लॉप्स कहता है कि सही है, तो आगे बढ़ो, मैं तुमसे बाहर मिलता हूँ। मिस्टर फैंटास्टिक साइक्लॉप्स को बुलाते हैं। स्कॉट, एक बात पूछनी थी। साइक्लॉप्स कहता है कि हम बेन और बाकियों को बाहर निकालेंगे रीड, मैं वादा करता हूँ। रीड कहते हैं कि मुझे पता है कि तुम कोशिश करोगे और मैं शुक्रगुजार हूँ, पर यहाँ जो रिस्क है उसके लिए मैं कह सकता हूँ कि इसमें से तुम में से कोई बचा हुआ नहीं है, मेरी फैमिली भी नहीं। मैं तुम्हें ये करने के लिए नहीं कह सकता। तुम श्योर हो? एक बार ये शुरू हुआ तो वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। साइक्लॉप्स बताता है कि रास्ता कभी नहीं होता, पर यही तो हम करते हैं और अभी फिलहाल हम इसके लिए तैयार हैं। रीड कहता है कि पर फिर भी। साइक्लॉप्स उन्हें समझाता है कि बहुत वक्त पहले मैंने किसी को इस तरह के काम में ये बोलते हुए सुना था कि एक पॉइंट पर आपको अपने मन पर विश्वास करते हुए जो सही है वो करना होता है और
भरोसा रखना होता है कि सब अच्छा ही होगा। रीड कहते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ इस बारे में, पर क्या तुम्हारे एक्सपीरियंस में सब अच्छा होता है? साइक्लॉप्स अपनी जैकेट उठाते हुए बोलता है कि हमेशा नहीं, पर हम कोशिश करते रहते हैं। मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं वो कर पाया जो आप करते हो तो मुझे दुनिया समझ में आने लगेगी, मुझे चीजें समझ में आने लगेंगी, मैं खुद को समझ पाऊंगा। पर जो मुझे समझ आया वो ये है कि मैं कितना गलत था, पर जो भी हुआ अच्छा हुआ।